क्या मैं सभी को श्रव्य हूँ? हाँ विनाश श्रव्य। नमस्कार आप सभी का। डिक्टम तर्क तर्क समिति के आयोजित तर्कशाला के पंचम संस्करण में आप सभी का स्वागत है तथा नमस्कार सचिन भैया। सचिन भैया। अ, नमस्कार नमस्कार अविनाश, सभी को नमस्कार। जी भैया। जी भैया, आज हम सबके साथ जुड़े हुए हैं श्री सचिन भैया। सचिन भैया वर्तमान में अरविंदो महाविद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। भैया ने अपने समय के सभी तर्क प्रकार के तर्क तर्क प्रतियोगिताओं में तथा विभिन्न चल विजयंतियों को जीतने का कार्य किया है। भैया एक बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तर्क वितर्क करता है। भैया अ, जो है वो आज हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और आज हम सबको दो महत्वपूर्ण विषयों, जिनमें विषय विषय एक कि दार्शनिकों का सदन यह मानता है कि यह दुनिया अनभिज्ञता का उत्पाद है, तथा विषय दो कि यह सदन मानता है कि न्याय कभी नहीं हो सकता। इन दोनों के विषय में हमें विभिन्न पहलुओं को बताएंगे। तर्क वितर्क का जो यह श्रेणी होगा, इसमें भैया बताएंगे कैसे हम इन दोनों विषयों के विभिन्न आयामों को देख सकते हैं, इस पे कैसे कैसे एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं। हम जब जो नव आ रहे हैं, जिसका आयोजन 8 9 था 10 नवंबर को शिवाजी महाविद्यालय के परिसर में होने जा रहा है, शिवाजी भोसले 11वें संस्करण के रूप में। इसमें हम नए दलों को यह सीखने का मौका दे रहे हैं और हमारा यह उद्देश्य है कि जितने नए दल हैं, जिन्होंने कभी प्रतियोगिता तथा हिंदी संसदीय वादगत प्रतियोगिता से परिचित नहीं रहे हैं, वह आए और तर्क वितर्क की कार्यशाला में यह सीख पाए कि कैसे हिंदी डिबेट की प्रारूप तथा रूपरेखा कार्य करती है, कैसे हम हिंदी डिबेट के विभिन्न प्रकार के संरचना को सीख सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी संरचना बना सकते हैं तर्क वितर्क की, तथा हम जीत सकते हैं। इन दोनों विषयों के साथ साथ भैया हमें यह भी समझाएंगे कि हम किसी भी डिबेट में कैसे ज्ञान या उस विषय विशेष से ना होकर, जैसे आज का विषय जो है वह दर्शन से जुड़ा हुआ है या न्याय से जुड़ा हुआ है, अगर हमारे पास उस पे ज्ञान नहीं है, फिर भी हम अपने तार्किक क्षमता से कैसे अच्छे तर्क वितर्क की संरचना कर सकते हैं तथा हम जीत सकते हैं। इसलिए मैं भैया का बहुत बहुत आमंत्रण करता हूँ कि भैया आए और हम सबको यह मार्गदर्शित करें कि कैसे एक अच्छी डिबेट करें और कैसे हमारे ज्ञान बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद भैया। और आपका हम सबके साथ जुड़ने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिक्टम तर्क तक समिति तथा डिक्टम परिवार आपका बहुत आभार व्यक्त करती है। थैंक यू अविनाश, और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और शिवाजी कॉलेज के साथ निश्चित तौर पे विशेष स्नेह है हमारा, तो जब भी आप लोग बुलाते हो हम आ जाते हैं और अच्छा लगता है। और ये बहुत ही प्रशंसनीय आपने एक पहल की है इस बार, कि प्रतियोगिता से पहले एक कार्यशाला का आपने आयोजन कराया है, ताकि जो कुछ बेसिक मिस्टेक्स पार्टिसिपेंट्स, खासकर जो पहली बार भागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, तो वो बेसिक मिस्टेक्स वो ना करें। जो बेसिक्स हैं, किसी भी चीज को सीखने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन पे चर्चा की जा सके, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस, उनका थोड़ा प्रयास हम इस तरीके की कार्यशाला में कर सकें। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। हर साल आप लोग कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते हो, तो बहुत बधाई आपको उसके लिए, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा और विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ये है कि इन विषयों को समझाते हुए हो सकता है कि मैं कुछ विचारकों, कुछ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस का जिक्र करूं। तो आप अपना नोटबुक साथ में रख सकते हैं, ताकि
आप वो सारी रेफरेंसेस नोट डाउन कर सकें। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ताकि बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो वो सारी रेफरेंसेस आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारे ट्रेडिशंस, वो सारे विचारक। और आमतौर पर अगर हम थोड़ा बहुत अ, अ, इस तरीके की रीडिंग करते हैं जहाँ हम अलग अलग विचारकों को पढ़ते हैं, अलग अलग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं, तो डिबेट में बहुत काम आता है। दरअसल जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर रहे होते हैं अपनी डिबेट में, चाहे कन्वेंशनल में हो, पार्लियामेंट्री डिबेट में हो, किसी भी टॉपिक पर, उस पर बड़े बड़े विचारकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से विचार किया होता है। तो वो सारी बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। फर्क सिर्फ इतना, उस लिहाज से देखें तो हम सब एक तरीके से हम कहें कि पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या विचारक हैं या दार्शनिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बड़े विचारक हैं, बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से उन विषयों के बारे में सोच विचार किया। तो जब अब इन विचारकों को, इन दार्शनिकों को आप पढ़ते हैं, तो आप भी व्यवस्थित ढंग से सोचना समझना किसी विषय के बारे में सीखते हो। तो एक बहुत बड़ा जो लर्निंग आपकी होती है वहां से, आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक अवे है जब आप फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं या थिंकर्स को पढ़ते हैं। तो इसलिए आप, जब भी आपको किसी इंटरेस्टिंग विचारक का जिक्र मिले तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको इंटरनेट पे पढ़ लीजिए। सोर्सेस की तो आजकल कोई कमी है नहीं। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। इससे पहले कि मैं विषयों पे आऊं, जो सबसे पहली चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी जो स्पीच होती है, आपका जो वक्तव्य होता है, वो एक ढांचे की तरह होता है, एक संरचना की तरह होता है। जैसे इमेजिन करिए कि एक इमारत है, वो एक ढांचा है, एक संरचना है, और उस संरचना के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही किसी भी स्पीच, किसी भी वक्तव्य की एक संरचना होती है और उसके बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो हमें समझना पड़ता है कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी स्पीच के हैं। तो अगर एक इमारत आप देखते हैं बड़ी सी, तो उसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फाउंडेशन है, कॉलम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स हैं, राइट। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि नींव है, दिखती भी नहीं है तो उसका कोई एस्थेटिक महत्व नहीं है, लेकिन उसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ही वक्तव्य में भी आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स एक अच्छी स्पीच के होते हैं, और किस प्रकार से उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम यूज करके एक अच्छी इमारत, एक वक्तव्य रूपी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो जब ये विषय आज हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि कैसे ये अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनको आप कैसे जोड़कर, असेंबल कर कर एक खूबसूरत इमारत, एक खूबसूरत वक्तव्य रूपी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो वो हमारी कोशिश आज रहेगी। तो बजाय इसके कि मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट में कुछ प्रिंसिपल्स बताऊं, कुछ रूल्स बताऊं अच्छी डिबेटिंग करने के, ज्यादा बेहतर ये है कि हम सीधे विषय पर आएं और विषय के जरिए समझने की कोशिश करें कि कैसे, कि किस प्रकार से हम अम, एक अच्छी स्पीच दे सकते हैं। तो पहला विषय है अनभिज्ञता। यह दुनिया अनभिज्ञता का उत्पाद है, राइट। यानी कि ये जो दुनिया है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये एक तरीके से इग्नोरेंस, अनभिज्ञता का प्रोडक्ट है। तो तो एक किस्म का यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉजल रिलेशनशिप अज्यूम किया जा रहा है टॉपिक में। क्या है कॉजल रिलेशनशिप? यानी कि जो कुछ दुनिया अपने आसपास आप देखते हैं, उसका, उसकी उत्पत्ति, उसका उद्भव इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। तो उस कॉजल रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके वक्तव्य में काम आएगा।
अब जो पक्ष के वक्ता हैं इस तरीके के विषय पर जब वो बोलते हैं तो दो तीन चीजों का उन्होंने ख्याल रखना है। पहली चीज, पक्ष के वक्ता का सबसे बड़ा जो बर्डन होता है, सबसे बड़ा जो काम आपको करना होता है, वो ये है कि पहले आप विषय को परिभाषित करिए। विषय को परिभाषित करने से आशय हमारा ये है कि अब विषय के जो मुख्य कीवर्ड्स हैं उसको परिभाषित करिए, साथ ही साथ उन कीवर्ड्स के बीच क्या रिश्ता है उसको भी आप परिभाषित करिए। अब ये जो परिभाषित करने का मामला है, इसमें सिर्फ इतना नहीं कि आपको अपने सुनने वाले या अपने जजेस को या प्रतिपक्ष के जो वक्ता हैं उनको परिभाषित करना है, सिर्फ उतना नहीं है, खुद को परिभाषित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हो सकता है कि कई बार आप परिभाषा को बहुत एक्सप्लिसिटली अपने वक्तव्य में ना बोल रहे हो, जहां आपको लग रहा हो कि परिभाषा बहुत सेल्फ एविडेंट है। ऐसी स्थिति में भी कम से कम जब आप प्रिपरेशन टाइम के दौरान आप तैयार करें विषय, तो आप खुद से पूछिए, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, मैं क्या समझता हूं इन शब्दों से। तो इस विषय की अगर हम बात करें तो दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, अनभिज्ञता और दुनिया। तो जब अनभिज्ञता शब्द आपके सामने आता है, खुद से पूछिए, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, क्या इसका अर्थ है, अनभिज्ञता का मतलब क्या है। क्या अनभिज्ञता का मतलब यह है कि दुनिया की जो खूबसूरत चीजें हैं उनके बारे में जानकारी ना होना, राइट? खुद से ये सवाल आपने पूछना है। फिर पूछना है कि दुनिया से आपका आशय क्या है दुनिया। तो ये दोनों ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने श्रोताओं के लिए परिभाषित करें जो कीवर्ड्स हैं, और खुद के लिए भी परिभाषित करें। तो दोनों ही स्तर पर आपको विषय को परिभाषित करना है और की टर्म्स को परिभाषित करना है। पहला काम पक्ष के वक्ता का ये होता है। दूसरा काम है कि आप अपना एक कोर आर्ग्यूमेंट, जो केंद्रीय आपका आर्ग्यूमेंट है, जिसको हम प्रिमाइस भी कह सकते हैं, उसको आप बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्लिसिटली श्रोताओं के समक्ष रखिए। किसी प्रकार के कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी का उसमें स्कोप होना नहीं चाहिए, ताकि स्पीच के एंड में आप एक लाइन में अपने पूरे वक्तव्य को समराइज कर सके। वही होता है कोर आर्ग्यूमेंट, वही होता है प्रीमाइस। यानी कि एक सेंटेंस में पूरे वक्तव्य का हाइपोथेसिस देना, अगर वो आप कर पाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है श्रोताओं के लिए, जजेस के लिए आपकी बात को समझना। और इस तरीके से आप प्रतिपक्ष के वक्ताओं को भी, उनकी स्पीचेस को भी एक तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस डेफिनेशन, उस प्रिमाइस से इधर उधर उन प्रतिपक्ष के वक्ताओं की स्पीच नहीं जाएगी, उनको उसी को ही एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा काम ये है। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है बिल्कुल लास्ट के 30-40 सेकंड में, क्योंकि दो वक्ता सामान्य तौर पर होते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में। लास्ट के 30-40 सेकंड में आपने जो मौलिक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके पक्ष के, आपके प्रिमाइस को लेकर हो सकते हैं, जो आपके आर्ग्यूमेंट के खिलाफ जो कुछ मौलिक एकदम फंडामेंटल जो काउंटर पॉइंट हो सकते हैं, उसको एड्रेस करना है 30 से 40 सेकंड में। ज्यादा नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस 30 से 40 सेकंड में आपने उसको हिंट दे देना है कि किस तरीके से हम जो एक संभावित काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे प्रतिपक्ष के वक्ताओं की तरफ से, उसको एड्रेस किया जा सकता है। अगर कन्वेंशनल डिबेट आप दे रहे हैं तो आप 30 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट के 50-60 सेकंड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्पीच कन्वेंशनल मोड में होता नहीं है। अब मैं समझाता हूं कि ये तीन चीजें आपने कैसे करनी है। पहली चीज क्या है, परिभाषित करना है विषय को, की टर्म्स को, की टर्म्स के बीच के रिलेशन को। दूसरा, आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आपने देना है, आपका जो मेन प्रीमाइस है। तीसरा, पॉसिबल जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं उनको आपने रेखांकित भर करना है, और किस प्रकार से आपकी अप्रोच क्या रहेगी उन काउंटर पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए। अब इस विषय पर आते हैं। विषय क्या है, अनभिज्ञता जो है
यह दुनिया अनभिज्ञता का उत्पाद है, यानी इग्नोरेंस, दिस वर्ल्ड इज प्रोडक्ट ऑफ आर इग्नोरेंस। इस किस्म का ये विषय है। तो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ये। एब्स्ट्रैक्ट से आशय है कि किसी स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में ये टॉपिक नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल दार्शनिक विषय पर ये एक तरीके से विषय है। तो इसमें ये पूरा पूरा स्कोप रहता है कि आप इस विषय को अलग अलग दिशाओं में परिभाषित कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं। यानी इस विषय को स्थापित करने के लिए, इस प्रिमाइस को स्थापित करने के लिए आप अलग अलग रास्ते चुन सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट विषयों में ये स्वतंत्रता आपके पास रहती है। तो एक बहुत ही आसान सा और बहुत ऑब्वियस सा रास्ता तो ये हो सकता है कि आप आके ये बोलें कि देखिए, अनभिज्ञता बहुत ही नकारात्मक चीज है, यानी कि अनभिज्ञता का मतलब है अज्ञानता, और अज्ञानता बहुत ही खराब चीज होती है। दुनिया भर में जितनी समस्याएं हैं, जितना कुछ खराब हो रहा है, वायलेंस, झूठ, लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ एम्पैथी, लड़ाई झगड़ा, नफरत, जो सारी खराब चीजें हैं वो अनभिज्ञता की वजह से ही हो रही हैं। दुनिया में गुस्सा है, वायलेंस है, क्यों? क्योंकि लोग प्यार मोहब्बत के महत्व से अनभिज्ञ हैं। दुनिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्यों? क्योंकि हम जो औद्योगिक क्रांति हमने की, वैज्ञानिक क्रांति जो हमने की, उसके दूरगामी जो परिणाम थे उनसे हम अनभिज्ञ थे। तो इस किस्म का आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही आसान रास्ता है। फिर जो काउंटर करने आएंगे प्रतिपक्ष के वक्ता, वो भी एक सिंपल सा रास्ता चुन सकते हैं, आके कह देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अनभिज्ञता की वजह से ये सारी समस्या नहीं है, बल्कि ये तो हम जानते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, जिस प्रकार की औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति हमारी दुनिया में हुई, उसके परिणामों से हम भली भांति परिचित थे और आज भी हैं, लेकिन फिर भी हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो दुनिया में समस्या अनभिज्ञता की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से। तो ये तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका एक हो गया। लेकिन दूसरा थोड़ा और रोचक और इंटरेस्टिंग रास्ता भी आप अपना सकते हैं इस विषय को स्थापित करने के लिए, और फिर उसके बाद इस विषय को एक तरीके से जो जो कुछ स्थापित हुआ है पक्ष के वक्ताओं द्वारा, उसका विरोध करने के लिए। तो हम उस दूसरे रास्ते के बारे में आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। पक्ष के वक्ता आए, और पक्ष के वक्ता, जो पहला स्टेप मैंने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पक्ष के वक्ताओं के लिए, कि आइए और की टर्म परिभाषित करिए, खुद को भी और श्रोताओं को भी। अनभिज्ञता, अनभिज्ञता को आप परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ा आप एक सकारात्मक नजरिए अपना सकते हैं। पहला वाला जो रास्ता था उसमें हमने नकारात्मक एक तरीके से नजरिया अपनाया था अनभिज्ञता के प्रति। अब हम थोड़ा सकारात्मक रवैया अपना सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि अनभिज्ञता का मतलब है स्वीकार्यता उन सब चीजों को लेकर जिनको हम जानते नहीं हैं। जो कुछ हम नहीं जानते, उस चीज को लेकर स्वीकार्यता, वो अनभिज्ञता है। उस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। दुनिया क्या है? जो कुछ हमारे आसपास है, या यूं एक और शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सभ्यता। सभ्यता में बहुत सारे पहलू हैं, भौतिक पहलू भी हैं, अभौतिक पहलू भी हैं। जो कुछ भी अपने आसपास आप देखते हैं, आपकी जेब में फोन है, आपकी जेब में जो फोन है उसमें आप इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम रील्स का एडिक्शन है। तो एक एडवांस मोबाइल फोन से लेकर इंस्टाग्राम एडिक्शन तक सब सभ्यता का पार्ट है, राइट? तो ये जो कुछ हमारे आसपास है, ये दुनिया है। यानी हम उसको सभ्यता के तौर पर दुनिया को परिभाषित कर रहे हैं। दोनों भौतिक तथा अभौतिक आयाम जो सभ्यता के हैं, उसके संदर्भ में हम दुनिया को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, दोनों की टर्म्स के बीच, दोनों मुख्य शब्दों के बीच रिश्ता क्या है?
तो यहां पर आप कह सकते हैं कि देखिए बहुत ही मजेदार रिश्ता दोनों शब्दों के बीच में है, और ये रिश्ता ये है कि इग्नोरेंस लीड्स टू सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी अनभिज्ञता सभ्यता के विकास को जन्म देती है। तो अगेन आपने यहां पर एक कॉजल रिलेशन स्थापित कर दिया, ये आपका प्रिमाइस है ना, ये आपका कोर आर्ग्यूमेंट। अभी तक आर्ग्यूमेंट स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपने हाइपोथेसिस दिया है। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव कंक्लूजन जो अभी स्थापित नहीं हुआ, टेंटेटिव है, क्योंकि अभी आपने इसको स्थापित करने के लिए जो बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो नहीं लगाए हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फाउंडेशन है अभी। तो इग्नोरेंस लीड्स टू सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, हाउ, कैसे? हाँ, अगला सवाल आता है कैसे। तो वहां पर आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, एनेक्डोट्स बताने हैं, एनालॉजीज का इस्तेमाल करना है, उदाहरणों का, मेटाफर्स का इस्तेमाल करना है, जो कुछ आप कर सकते हैं। वो विषय की मांग के हिसाब से आप अलग अलग जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक प्रिमाइस दे दिया है, अनभिज्ञता इज इक्वल टू, अनभिज्ञता लीड्स टू सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। कैसे? अब ये आपने स्थापित करना है। एक किताब है सेपियंस, बड़ी फेमस सी पॉपुलर सी किताब है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें एक चैप्टर है, सेपियंस किताब है युवा नोवेल हरारे की। उसमें एक चैप्टर है साइंस पर, कैसे वैज्ञानिक क्रांति 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुई, और कैसे एक अलग दुनिया का निर्माण हुआ उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से। उस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन आर्ग्यूमेंट है, यही मेन आर्ग्यूमेंट है कि देखिए दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति संभव ही इसलिए हो पाई कि इंसानों के अंदर अपने इग्नोरेंस को, अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार करने की क्षमता थी। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट है, यानी कि दुनिया में वैज्ञानिक क्रांति इसलिए हुई क्योंकि हम अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार कर सके, या स्वीकार करने की क्षमता, एबिलिटी हमें थी। अब ये सुनने में बड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहन बात छुपी हुई है। तो बात बहुत सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो बात कुछ यूं है कि जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे मालूम नहीं है, तब आप प्रेरित होते हैं कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सृजित करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया आविष्कार करने के लिए। यानी नए आविष्कारों की जो प्रेरणा है, नई खोजों की जो प्रेरणा है, वो आती है वहां से जहां आप स्वीकार कर लेते हो कि मुझे बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ये महत्वपूर्ण क्यों है समझना, और ये नई बात क्यों थी 15वीं 16वीं शताब्दी में? हरारे हमें बताते हैं कि ये नई बात इसलिए थी कि 15वीं 16वीं शताब्दी, जब पुनर्जागरण, धर्म सुधार, और 18वीं शताब्दी में प्रबुद्ध काल, एनलाइटनमेंट एज जैसी कई क्रांतियां होती हैं, उससे पहले का जो युग था, यानी आधुनिक युग से जो पहले का युग था, मध्यकालीन युग या प्राचीन कालीन जो युग था, उसमें हम जानते हैं कि एक अलग किस्म की दुनिया में हम रहते थे। कैसी थी वो दुनिया? मैक्स वेबर उस दुनिया को कहते हैं इंचेंटेड वर्ल्ड। एक बड़ा अच्छा प्यारा सा शब्द है, इंचेंटेड वर्ल्ड, राइट? इंचेंटेड वर्ल्ड में हम रहते थे, यानी आधुनिक युग से पहले की जो दुनिया थी, उसमें हर चीज के लिए, जो भी कुछ दुनिया में घटित हो रहा है, उसके लिए एक दैवीय और मैजिकल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल था। यानी ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो हम नहीं जानते थे। जो कुछ हमें नहीं समझ आ रहा है उसको हम कह देते थे कि ये भगवान द्वारा सृजित है, ये जादू है। दैव्यता और मैजिकलनेस जो है, उसमें यकीन होना एक बहुत स्वाभाविक सी चीज थी आधुनिक युग से पहले, और इंसान मजे में रहता था।
क्योंकि हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन है। यानी आधुनिक युग से पहले का अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए न्यूटन की जगह, मान लीजिए न्यूटन को आप इमेजिन करिए 10वीं शताब्दी में, पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा है, ऊपर से सेब गिरा उसके सिर पर, या न्यूटन बैठा हुआ है रात को तारों की तरफ देख रहा है, तो उसके मन में प्रश्न आया कि भाई ये तारे क्या हैं, ये सूरज क्या है, ये चांद क्या है। तो उसको एकदम से उसके पास एक रेडीमेड आंसर था जो कि धर्म ग्रंथों ने उसको उपलब्ध कराया था। और वो आंसर क्या था? आंसर ये था कि देखिए ये सब भगवान द्वारा सृजित चीजें हैं। इनफैक्ट अगर आप सनातन फिलोसफी का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम प्रकृति के सिंबल्स को भगवान के साथ जोड़ के देखते हैं। तो सूर्य भगवान हो गए, हवा, चांद, नदियां, पहाड़, सब में हमने भगवान को देखा और भगवान के रूप में उनको परिभाषित कर दिया है। यानी कि जो फिजिकल दुनिया है हमारे इर्द गिर्द, उसको परिभाषित करने के लिए दैवीय एक्सप्लेनेशन हमारे पास उपलब्ध थे। लेकिन 15वीं-16वीं शताब्दी में एक थिंकर आए जिनका नाम है डेकार्थ। उन्होंने एक बड़ा फेमस लाइन उनकी अक्सर कोट की जाती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब इस वाक्य का बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में लोगों ने यह बोलना शुरू किया कि देखिए आपने जिन चीजों को सत्य मान लिया है वो दरअसल सत्य नहीं है। किसी भी चीज को सत्य मानने के लिए जरूरी है कि उसको आप वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरनी चाहिए, तभी आप उसको सत्य मान सकते हो। तो जो भी कुछ आप पहले से जानते हो उस पर शक करो। यूनिवर्सल डाउट का मेथड डिकार्थ ने हमें दिया कि जितना भी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पर शक करो। सब्जेक्ट दैट नॉलेज टू साइंटिफिक स्क्रूटनी। यानी अब हर चीज को तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर कसा जाने लगा, उसको वैज्ञानिकता और तर्क के आधार कसौटी पर परखा जाने लगा। यानी बारिश हो रही है तो ये इंद्रदेव बारिश नहीं करवा रहे हैं। डेकार्त क्या बोलेंगे कि इंद्रदेव बारिश नहीं करवा रहे हैं। पुनर्जागरण से पहले लोग ये मान के चल रहे थे कि इंद्रदेव बारिश करवा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान महत्वपूर्ण बनता गया, लोगों ने इस प्रकार के दैवीय और जादुई जो व्याख्याएं थी उनको रिजेक्ट करना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि देखिए अब हमें हर चीज को यूनिवर्सली डाउट करना है। और वहीं पर अनभिज्ञता को स्वीकारने का पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, ये सारे जो विचारक हुए, वैज्ञानिक हुए, इनके अंदर एक क्षमता थी कि अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान और अनभिज्ञता से डरे नहीं। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता हूं तो क्या हुआ, मैं जानने की कोशिश करूंगा। राइट। तो हरारे हमें बताते हैं कि ये जो एबिलिटी है स्वीकारने की, पहले ये स्वीकारने की जरूरत नहीं थी। पुनर्जागरण से पहले या आधुनिकता से पहले ये स्वीकारने की आपको जरूरत नहीं थी कि मैं अज्ञान, मेरे अंदर अज्ञानता है या कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं जानता। राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये तो हरारे हमें बता रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अगर हरारे के पॉइंट में ऐड कर दूं तो मैं आपको ले जाऊंगा वापस पीछे वैदिक युग में या वेदांतिक फिलॉसफी में, जो हमारी परंपरा है हिंदुस्तान में। उसमें भी हम पाते हैं कि ये बड़ी लंबी परंपरा रही है जहां हमें ये बताया गया है कि हम सब कुछ नहीं जानते और अपनी अज्ञानता को, अपनी लिमिटेडनेस को स्वीकार करना ही सच्चे ज्ञान का रास्ता एक तरीके से खोलता है। तो आप अपना वक्तव्य देते हुए वेदांतिक फिलॉसफी का भी जिक्र कर सकते हैं कि देखिए वहां पर भी अनभिज्ञता को उतना बुरा नहीं माना गया है, बल्कि नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एक नेसेसरी कंडीशन के तौर पे अनभिज्ञता को देखा गया है।
राइट। तो इस तरीके से आप फिर आगे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो जितने भी उदाहरणों के तौर पर आप बहुत सारी डिस्कवरीज का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से वो सारी डिस्कवरीज जो है प्रेरित हुई हमारी जो क्षमता है अपने इग्नोरेंस, अपनी अनभिज्ञता को स्वीकारने की, वहीं से उन सारे खोजों की शुरुआत एक तरीके से होती है। तो ये आपका एक तरीके से सेंट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी स्पीच का। अब प्रतिपक्ष के वक्ता आएंगे। प्रतिपक्ष के वक्ता जब आएंगे तो प्रतिपक्ष के वक्ताओं का सबसे जो महत्वपूर्ण बर्डन क्या है ये समझना भी जरूरी है, राइट। दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपने ध्यान में रखनी है प्रतिपक्ष के वक्ताओं में। सबसे पहली चीज जो ध्यान में आपने रखनी है वो ये है कि आपने आते ही पक्ष के वक्ता, पक्ष के वक्तव्य में जो अंतर्निहित अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उनको स्पष्ट रूप से आपने ऑडियंस के सामने रखना है और साथ ही साथ उस अजम्पशन को चैलेंज करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आप आएंगे और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे, काउंटर आप रिफ्यूट करेंगे जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। तीसरा आपने क्या करना है, एक काउंटर प्रेमाइस, जिसको हम एक विकल्प भी कह सकते हैं, वो आपने प्रस्तुत करना है हाउस के समक्ष। पक्ष ने एक प्रेमाइस दिया, विपक्ष आके अपना एक काउंटर प्रेमाइस देगा, ताकि एक बेहतर विकल्प की तरफ हम जाएं। इस विषय के संदर्भ में समझते हैं इन तीन चार चीजों को। सबसे पहली चीज अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, कोई बताएगा क्या? आप समझते हैं आप अजम्पशन शब्द से क्या समझते हैं आप? एनीवन? भैया एक हाइपोथेसिस जो हम प्री मतलब पहले से ही सोच लें और उसको प्रूव करें, मतलब एट लास्ट वही चीज प्रूव होगी। जैसे इन मैथमेटिक्स हम कहते हैं लेट रूट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, फिर लास्ट हम्म। में जाके हम उसी रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। राइट। और कोई बताना चाहेगा अजम्पशन शब्द समझते हैं? भैया। मान्यता। मान्यता, ठीक है, हाँ जी। हाँ। भैया एजम्पशंस वो होते हैं जिसके पीछे मतलब हम मानते हैं लेकिन उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती है। ओके, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स? मान्यता, और कोई कुछ बताना चाहेगा? अजम्पशन, राइट। और अजम्पशन भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वक्तव्य रूपी जो इमारत हम यहाँ खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक होता है अजम्पशन। अजम्पशन निश्चित तौर पे मान्यता है, लेकिन ये ऐसी मान्यता है जो आपके वक्तव्य में आप स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो। यानी कि वो कुछ जो कहा नहीं गया स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी वो आपके आर्गुमेंट का हिस्सा है। वो अनकही मान्यता जो आपके वक्तव्य का आधार है, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से उसको अपने वक्तव्य में मेंशन नहीं किया गया। इसलिए जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आप पढ़ते होंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अफोर मेंशन जो पीछे दिया गया पैसेज है, इसमें फॉलोइंग में से कौन सी अजम्पशंस वैलिड हैं, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी मान्यता जो स्पष्ट रूप से कही ना गई हो। दूसरी बात, ऐसी मान्यता जिसके बिना आपका आर्ग्यूमेंट टिक नहीं सकता। यानी कि अजम्पशन आपके वक्तव्य रूपी इमारत की एक तरीके से फाउंडेशन है, नींव है, उसके बिना इमारत टिक नहीं सकती। तो आपने उस नींव को एक्सपोज करना है, क्योंकि नींव दिखती नहीं है ना, इसलिए उसको नींव कहा जा रहा है। फाउंडेशन दिखती नहीं है, इमारत दिखती है, नींव नहीं दिखती। लेकिन आपने दिखाना है। मान लीजिए आप फ्लैट लेने गए, बड़ी खूबसूरत इमारत है, सजी धजी है,
तो आपने बिल्डर से पूछना है भाई ठीक है, फाउंडेशन बताओ तुम कैसी है तुम्हारी, उसकी अब मैं जांच करना चाहूंगा, क्योंकि उसी पे टिका है इमारत की मजबूती। राइट। तो अगर इस विषय के संदर्भ में समझें और पक्ष के वक्तव्य के लिए जो मैंने कुछ मुख्य आर्ग्यूमेंट्स बताए, इसमें अगर आपको अजम्पशन ढूंढनी हो तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत स्वाभाविक सी अजम्पशन इसमें दी गई है, और वो अजम्पशन है इग्नोरेंस इक्वल्स टू डेवलपमेंट। राइट। यानी कि डेवलपमेंट इग्नोरेंस से ही होता है, इग्नोरेंस के बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है। इग्नोरेंस लीड्स टू इक्वल्स टू 2 + 2, राइट, इक्वल्स टू 4। ऐसे ही अजम्पशन काम करती है, इग्नोरेंस इक्वल्स टू डेवलपमेंट। इस अजम्पशन के साथ पक्ष के वक्ता ने आपके समक्ष अपना वक्तव्य रखा। तो आप भी आकर बताइए कि भी अंतर्निहित मान्यता, अंतर्निहित अजम्पशन इनके वक्तव्य में क्या है, फिर उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करिए। सिर्फ बताना नहीं है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, दूसरा स्टेप। आप बताइए कि भाई इनकी तो अजम्पशन ही फ्लॉड है, ये बिल्कुल फ्लॉड अजम्पशन है कि इग्नोरेंस, अनभिज्ञता इक्वल्स टू डेवलपमेंट या विकास। बिल्कुल नहीं। विकास तो ज्ञान से होता है, प्रगति तो क्यूरियोसिटी से होती है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, काउंटर आर्ग्यू, रिफ्यूट करना शुरू किया और काउंटर आर्ग्यूमेंट देने शुरू किए कि विकास दुनिया में हो रहा है, जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हम आसपास देख रहे हैं, तो इन्हें वे आप अग्री कर रहे हैं, दुनिया की जो परिभाषा पक्ष के वक्ता ने दी थी उससे आप अग्री कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ दुनिया से हमारा आशय है सिविलाइजेशनल, जो भी जो भी सिविलाइजेशन हमने अपने इर्द गिर्द देखते हैं। लेकिन ये सब सिविलाइजेशनल जो कुछ हुआ है हमारे आसपास, जो कुछ बना है, ये इग्नोरेंस की वजह से नहीं बना है, ये बना है ह्यूमन इंजीन्यूटी की वजह से, मानव की तर्कशीलता की वजह से, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की उत्सुकता की वजह से। उत्सुकता ही आविष्कार और खोज की जननी है, इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट आप वहां पर दे सकते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हैं कि विकास जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के कंधों पर होता है। तो आइंस्टाइन जब जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दे रहे हैं तो वो न्यूटन के कंधों पे खड़े हुए हैं। तो न्यूटन ना होते तो आइंस्टाइन ना होते, ये बहुत सीधी सी बात है। तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से आविष्कार, खोजें, नया विकास, नवाचार सब होता है, इग्नोरेंस की वजह से नहीं। राइट। ये आर्ग्यूमेंट दे देंगे आप। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इतने भर में रुक जाइए, या एक कदम थोड़ा आगे बढ़िए और बताइए, एक काउंटर प्रेमाइस आप वहां पर प्रस्तुत करिए। काउंटर प्रेमाइस यानी कि एकदम उल्टा हाइपोथेसिस। और उल्टा हाइपोथेसिस आप क्या दे सकते हैं कि देखिए इग्नोरेंस से तो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इग्नोरेंस की वजह से एजुकेशन नहीं है, इग्नोरेंस की वजह से पॉलिटिकल करप्शन है, क्योंकि लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स नहीं जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं पॉलिटिशियंस की, हेल्थ सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं। तो इग्नोरेंस लीड्स टू करप्शन, अंडर डेवलपमेंट, और जितनी भी खराब चीजें हैं दुनिया भर में, इस किस्म का आप काउंटर प्रेमाइस वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो थोड़ा और अगर ध्यान इसको, इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट विषयों को जब समझाना हो तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि कई बार बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है आपका वक्तव्य, तो जनता कई बार समझ नहीं पाती है, तो उसके लिए आप एनेक्डोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल केसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस केस में आप कह सकते हैं कि भाई इमेजिन करिए न्यूटन बैठे हुए हैं सेब के पेड़ के नीचे, ऊपर से सेब गिरा सिर पे, तो उनके मन में अचानक से एक प्रश्न उठा, एक उत्सुकता उठी कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, और वहां से ग्रेविटी की खोज की शुरुआत होती है। तो आप प्रश्न पूछिए, रिटोरिकली प्रश्न पूछिए हाउस से कि यहाँ
ग्रेविटी की खोज की शुरुआत क्या इग्नोरेंस से हो रही है या मानव उत्सुकता से हो रही है? तो निश्चित तौर पे आप ये स्थापित कर पाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो विकास की जननी यहाँ उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, ना कि इग्नोरेंस। तो इस तरीके के एनेक्डोट इस्तेमाल करके, हाइपोथेटिकल केस इस्तेमाल करके आप दरअसल दिखा सकते हैं कि कैसे आप जो कह रहे हैं उसका रियल लाइफ में, उसको आप उस आर्ग्यूमेंट को रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ज्यादा इंगेजिंग बन जाता है और ज्यादा कन्विंसिंग उस तरीके से आपका केस वहां पर बन जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं इस विषय के संदर्भ में। खास तौर पर मेरा मुख्य पर्पस तो आपको आर्ग्यूमेंट बताने से ज्यादा ये था कि आपको कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 2 3 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो अब तक हमने रेखांकित किए हैं, ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो पहला, परिभाषित करना विषय को, कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स के बीच के रिश्ते को, कॉजल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, आइदर और रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, उसको स्पष्ट करना, ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि खुद को, क्योंकि कई बार हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं मीनिंग के बारे में, राइट। अब जैसे अगर आप पक्ष के वक्त, जो पक्ष का वक्तव्य था उसमें जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उसको ध्यान से अगर आप देखें तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक वैल्यू जजमेंट के साथ अपना वक्तव्य दें, क्लियरली ये मेंशन करें कि इग्नोरेंस अच्छी चीजों को जन्म देती है, राइट। जो प्रोग्रेस है वो इग्नोरेंस की वजह से होती है, डेवलपमेंट इग्नोरेंस की वजह से होता है। एक रास्ता तो ये है। एक रास्ता है कि आप वैल्यू न्यूट्रल वक्तव्य दें, यानी कोई वैल्यू जजमेंट ना दें, आप सिंपली ये बोलें कि जो कुछ हुआ है वो इग्नोरेंस की वजह से हुआ है, वो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम और वो मेरा बर्डन भी नहीं है बताना। सिविलाइजेशन जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखती है वो अच्छी है बुरी है, इस पर डिबेट है ही नहीं, तो ये बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली ये कहिए जो कुछ हुआ है इग्नोरेंस की वजह से, वो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, ये कहने की जरूरत नहीं है, बट ये इम्प्लिसिटली झलकना चाहिए आपके विषय से। तो ये 2 रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो। ऐसा ना हो कि पहला वक्ता वैल्यू लेडेंट स्पीच दे और दूसरा वक्ता आके एकदम न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल स्पीच देने लगे। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कौन सा रास्ता चुना है, और वो तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप ऑडियंस के साथ साथ खुद को भी वर्ड, जो विषय को परिभाषित करोगे और विषय के जो की टर्म्स हैं उनको परिभाषित आप करोगे। तो ये मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक हुआ। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है हाइपोथेसिस की प्रीमाइस जो आप देंगे, और छोटे छोटे कुछ टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स का आप इस्तेमाल करिए, हिस्टोरिकल एनालॉजीज दीजिए, हाइपोथेटिकल केस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट विषय में, है ना। तो ये सारी चीजें। और तीसरा जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि पहली ही स्पीच में आप हिंट दे दीजिए कि जो मुख्य फंडामेंटल जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या आने वाले हैं और उनको आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं। जस्ट हिंट देना है पहली स्पीच में, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है पहले वक्ता के पास। दूसरा वक्ता आके उसको, पक्ष का, और ज्यादा गहराई से डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, उन एड्रेस करेगा उन काउंटर पॉइंट्स को, राइट। उसके अलावा अजम्पशन को समझना, यानी कि जो नहीं कहा जा रहा है लेकिन फिर भी वो आपके वक्तव्य का हिस्सा है, हाँ, जो जो नहीं कहा जा रहा है उसको समझ पाना और उसको एक्सपोज करना है श्रोताओं के सामने, जजेस के सामने। और उसको एक्सपोज करने से मेरा आशय है कि जो अजम्पशन के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, उनको श्रोताओं के समक्ष एक्सपोज करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हो जाता है प्रतिपक्ष के वक्ताओं के लिए। काउंटर प्रेमाइस देना अगेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विपक्ष के वक्ताओं के लिए, कि सिर्फ आके रिफ्यूट नहीं करना है आर्ग्यूमेंट्स को, एक काउंटर प्रेमाइस भी आप दे सकते हैं। उससे ज्यादा एक
जैसे अक्सर कहा जाता है ना राजनीति में कि भाई रिस्पॉन्सिबल विपक्ष बनिए, तो उसी किस्म की कहानी यहाँ पर भी है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल प्रतिपक्ष के वक्ता बनना चाहते हैं तो आपने जो है बताना है कि देखिए ये जो प्रिमाइस है इसका उल्टा प्रिमाइस एक और ये सत्य हो सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट विषयों में इस तरीके से आप काउंटर प्रिमाइस देंगे, और कोई बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड विषय हो तो उसमें आप विकल्प दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये पॉलिसी ठीक नहीं है, विकल्प के तौर पे आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से आप बात रख सकते हैं। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता था और जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में। तो आई थिंक ऑलरेडी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक वक्त मैंने ले लिया है इस विषय पर। तो अब आप ये बताइए कि दूसरे विषय के बारे में चर्चा करनी है या फिर आपके प्रश्न और सवाल जवाब हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप लोगों में धैर्य है तो हम अगले 5-10 मिनट दूसरे विषय के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आपके प्रश्नों पे भी हम आ सकते हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे हम कर सकते हैं। जी बताइए कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सवाल जवाब करना चाहते हैं या फिर हम दूसरा विषय पे चर्चा करें। हम जी भैया, पहले एक बार क्वेश्चन और आंसर कर लेते हैं। अगर किसी के पास किसी भी प्रकार का प्रश्न जो भैया ने अब तक समझाया है उसमें से है तो पूछ सकता है, अपने हैंड रेज कर ले। हाँ, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊं। बाकी आजकल के दौर में आर्ग्यूमेंट्स तो आप रीडिंग मटेरियल इतना अवेलेबल है तो आप आर्ग्यूमेंट तो इजीली ढूंढ ही लेते हो, पढ़ ही लेते हो। दो तीन इससे पहले कि कुछ सवाल जवाब हम शुरू करें, दो तीन चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगा कि दो तीन सोर्सेज जो आप रेफर कर सकते हैं डिबेट के लिए, जो काम आ सकते हैं आपके सोर्सेज जो आप यूज कर सकते हैं खास तौर पे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के लिए। एक तो बड़ी ही खूबसूरत एक बड़ी प्यारी सी सीरीज है, लेक्चर सीरीज बाय माइकल सैंडल, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जस्टिस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। हाँ, टाइटल उस पूरी सीरीज का है जस्टिस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। उसमें लगभग 15 के करीब लेक्चर्स हैं, और जितनी बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट्स दुनिया भर में हुई हैं, है ना, वो सारी डिबेट्स उसमें दी गई हैं। जैसे जस्टिस है, जस्टिस के कई मायने हैं। क्या है जस्टिस, ये खुद में बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। तो उसको लेके जो जितनी भी डिबेट्स फिलोसॉफिकल दुनिया में हुई हैं उन पर मजेदार तरीके से चर्चा उसमें की गई है। वो क्लासरूम लेक्चर है उनके, उसी को रिकॉर्ड कर दिया गया। लेकिन वो क्लासरूम लेक्चर वैसे नहीं है कि टीचर आ रहा है मोनोलॉग दे के चला जा रहा है ना। उसमें क्या है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो डायलॉजिकल फॉर्म में वो क्लासरूम लेक्चर्स हैं, तो आप सुन सकते हैं। इसी टाइटल से किताब भी है, जस्टिस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। वो भी माइकल सैंडल की ही किताब है। उसी किताब के आधार पर ये लेक्चर्स दिए गए हैं। तो किताब भी आप पढ़ सकते हैं। ये अंग्रेजी में है, लेकिन एआई के ज़माने में भाषा की तो कोई अब सीमा रह नहीं गई है। तो आप इजीली जो रेलेवेंट सेक्शन है उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं एआई से, और उसको पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। दूसरा एक वेबसाइट है स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी किसी भी बड़े फिलोसोफर, किसी भी बड़े दार्शनिक ट्रेडिशन, है ना, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब अक्सर आप सुनते होंगे शब्द। ये सिर्फ शब्द नहीं है, पूरी दार्शनिक परंपराएं हैं। कईयों सैकड़ों दार्शनिकों ने, विचारकों ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया है, इन पर अपने विचार रखे हैं। तो उसके बारे में उनके क्या मुख्य आर्ग्यूमेंट्स हैं इन इन परंपराओं के, इन विचारकों के, है ना, तो वो आपको वहां से इजीली
मिल जाते हैं, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। तो ये भी अंग्रेजी में, लेकिन अगेन आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी जब भी कोई विषय आपको मिले तो उस विषय पर दार्शनिकों के बीच में क्या चर्चा हुई उसको थोड़ा गूगल से आप पढ़ें, तब तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। तो जितनी भी डिबेट्स हैं, जैसे अगला जो विषय है आपका जस्टिस पर, है ना, कि जस्टिस, न्याय कभी नहीं होता, पूर्ण रूप से न्याय कभी संभव है ही नहीं, इस प्रकार की भावना इस विषय में है। तो इसको लेके बड़ा डिबेट है कि इज जस्टिस पॉसिबल, क्या जस्टिस संभव है, न्याय संभव है। अब उदारवादियों और यथार्थवादियों, ये क्या है, अलग अलग परंपराएं हैं, वैचारिक परंपरा, इनके बीच में बड़ा विवाद हुआ इसको लेकर। यथार्थवादी बोलेंगे कि भाई न्याय क्या है, न्याय तो आदर्श है, वास्तविकता नहीं है। उदारवादी क्या बोलेंगे कि इस आदर्श को हम वास्तविकता बना सकते हैं, है ना। यही तो अगला विषय है आपका। यथार्थवादी जो पक्ष के वक्ता हैं वो यथार्थवादी नजरिए से अपना वक्तव्य रख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये जस्टिस वगैरह जो आप कह रहे हैं ये संभव ही नहीं, ये एक आदर्श है, आदर्श और वास्तविकता में भेद है। जस्टिस इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए जस्टिस के मायने अलग है, न्याय के मायने अलग है। तो आप अपने हिसाब से हो सकता है लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो सकता है अनजस्ट इनजस्टिस फील करे। तो आप जस्टिस कैसे सुनिश्चित करिएगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कैसे कॉम्पनसेट करिएगा, जिसके साथ अगर मान लीजिए सदियों से अन्याय हुआ, पास्ट में अन्याय हुआ, अब उसको वर्तमान या भविष्य में कैसे आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। कोई बोलेगा कि भाई अफर्मेटिव एक्शन ले आओ, या वर्तमान में ऐसा सुनिश्चित करो कि उनके साथ अन्याय ना हो। तो व्यक्ति बोल सकता है कि भाई व्हाट अबाउट पास्ट, ठीक है वर्तमान में आप नहीं कर रहे हो अन्याय, लेकिन पास्ट में तो मेरे साथ अन्याय हुआ, उसका क्या किया जाए। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स पक्ष का वक्ता यानी आपके समक्ष रख सकता है। विपक्ष वाले आके कह सकते हैं, वो उदारवादी और आदर्शवादी नजरिए से अपना वक्तव्य रखेंगे। वो कहेंगे कि देखिए आदर्श और वास्तविकता, अगेन पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक मैंने विपक्ष के वक्ताओं के लिए बताया था कि अजम्पशन, हाँ एक अजम्पशन एक्सपोज करनी है पक्ष के वक्ताओं की। तो यहाँ पे पक्ष के वक्ता की अजम्पशन क्या है कि आदर्श और वास्तविकता में एक नेसेसरी भेद है, ये नेसेसरी विरोधाभास है, कि दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। विपक्ष का वक्ता बोलेगा कि ये गलत है, दोनों के बीच कोई नेसेसरी ऑपोजिशन नहीं है। और एक नजरिए से अगर देखें तो आदर्श भी वास्तविकता है, आइडियल इज रियल। कैसे, क्योंकि आदर्श हमें प्रगतिशील होने के लिए प्रेरित करते हैं, उस लिहाज से आदर्श इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्कि रियल हैं। रियल इसलिए हैं क्योंकि वो रियल एक्शन को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो रियल हुआ उस हिसाब से। तो इसी लाइन को आगे ले जाते हुए आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि देखिए दुनिया भर में बहुत सारी मॉरल प्रोग्रेस हुई है, दासत्व खत्म हुआ है, जाति प्रथा खत्म हुई है, और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो सारी बातें, पॉलिटिकल इक्वालिटी आई है। तो अब मॉरल प्रोग्रेस के दुनिया भर में एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप रियलिज्म की जो और अजम्पशंस हैं, रियलिज्म की क्या अजम्पशंस हैं, रियलिज्म की अजम्पशंस ये हैं कि देखिए रियलिज्म जब ये कह रहा है कि वास्तविकता और आदर्श के बीच में एक नेसेसरी विरोधाभास है, तो ये इस आधार पर कहा जा रहा है कि देखिए जस्टिस इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इंसान जो है, व्यक्ति जो है, मौलिक रूप से स्वार्थी, इगोइस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड प्राणी है। अब एक ऐसे सेल्फ इंटरेस्टेड प्राणी को आप न्याय जैसी अवधारणा उस पर थोप नहीं सकते, क्योंकि न्याय एक बहुत ही अप्राकृतिक सिद्धांत है। ये प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है, अप्राकृतिक सिद्धांत है।
हमने इसका निर्माण किया है। टॉमस हॉब्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं कि ट्रूथ इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सच क्या है? एक भाषाई सृजन है और कुछ नहीं है। एक कल्पना है, एक फिक्शन है, ये कोई वास्तविक रियलिस्ट प्राकृतिक चीज नहीं है। प्राकृतिक क्या है? इंसान का स्वार्थी होना, इंसान का सेल्फ इंटरेस्टेड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, यही प्राकृतिक स्वभाव ह्यूमन नेचर है। यानी कि रियलिज्म जो है एक पर्टिकुलर जो अवधारणा है ह्यूमन नेचर की, उस पर आधारित है। अब विपक्ष के वक्ता आकर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो ये मान्यताएं हैं यथार्थवाद की, उनको चुनौती देते हुए उनको रिफ्यूट विपक्ष के वक्ता कर सकते हैं कि देखिए, इंसान सिर्फ स्वार्थी प्राणी नहीं है, वो कोऑपरेटिव और लविंग केयरिंग प्राणी भी है। तो इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत की इच्छा भी है और उसके अंदर प्यार मोहब्बत करने की क्षमता भी है। तो वो आप वहां पर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से कह दी हैं। जैसे कि एक फिलोसॉफिकल दुनिया में एक डिबेट चलती है, नर्चर वर्सेस नेचर डिबेट, कि क्या ह्यूमन नेचर फिक्स्ड है या उसको बदला जा सकता है? क्या एक स्वार्थी व्यक्ति को लविंग केयरिंग व्यक्ति बनाया जा सकता है अगर उसको सही किस्म का माहौल, एनवायरनमेंट दिया जाए? इसको लेके बड़ा डिबेट है। तो इस किस्म के डिबेट्स आप पढ़ सकते हैं गूगल से, यूट्यूब से। आजकल तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रियलिज्म, लिबरलिज्म क्या है, कीवर्ड टाइप करिए यूट्यूब पे, हजारों आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। राइट? तो फिर उसके बाद फिर वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने अपनी स्पीचेस में यूज कर सकते हो। तो जब भी विषय मिले, कोशिश ये करिए कि फिलोसॉफिकल दुनिया में उस विषय को लेकर किन विचारकों ने सोचा विचारा है, उसको अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि और होगी, और आप ज्यादा व्यवस्थित ढंग से अपने आर्ग्यूमेंट्स रख पाएंगे अपनी स्पीचेस में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हो, मैं यहीं रुकूंगा। कोई स्पेसिफिक अगर किसी का सवाल हो तो उस पे हम फिर चर्चा कर सकते हैं। तो ज्यादा धैर्य में आपका नहीं, धैर्य की परीक्षा ज्यादा आपकी नहीं लूंगा मैं। तो अब आई थिंक आई स्टॉप हियर। अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का प्रश्न हो अपना हैंड रेज करे। भैया, मुझे इससे पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन पूछना है हाँ जी, बताइए। कि मेरा मानना है कि आज की दुनिया में इग्नोरेंस बहुत बढ़ गई है। तो उत्सुकता के वजह से या आज का इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब लोगों में उत्सुकता नहीं है या आज का इन्वायरमेंट है जो इग्नोरेंस को बढ़ा रहा है? इग्नोर, ओके। अब इसमें अगर पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, अगर आप देख, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पक्ष के वक्ता दो रास्ते ले सकते हैं। अगर आप स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो उस संदर्भ में मैं बताऊं, या आप जनरली मेरे से ओपिनियन पूछ रहे हैं? बिकॉज स्पीच का तो रूल अलग है। स्पीच में तो जो हो सकता है आप यकीन ना रखते हैं, उस पर भी आपको, उस चीज को भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ना? तो आप एक बार थोड़ा स्पष्ट कर दें कि आप एक जनरल क्वेरी है आपकी, या डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? क्योंकि नहीं, डिबेट में तो आप ऐसी चीजें भी जस्टिफाई करते हैं जिनमें आप यकीन नहीं रखते। जनरल क्वेश्चन है, जनरल। जनरल, हाँ। तो जनरली तो देखिए, दोनों ही बातें हैं, है ना? अगर आप देखें, इग्नोरेंस जो नोबल हरारे का आर्ग्यूमेंट है, बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि इग्नोरेंस एक लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ही स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एक परिभाषा आपको इग्नोरेंस, अनभिज्ञता की दे रहे हैं। जब रियल लाइफ में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में अब अनभिज्ञता को देखते हैं, इग्नोरेंस को देखते हैं, तो इग्नोरेंस बड़ी हानिकारक चीज है निश्चित तौर पे। तो विपक्ष के वक्ता इनफैक्ट इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए, सामाजिक और राजनीतिक आप इम्प्लीकेशन देखिए ना इग्नोरेंस का।
क्या है उसका इग्नोरेंस का परिणाम? इलिटरेसी, करप्शन, समाज में इतनी सारी परेशानियां, वायलेंस, हेट्रेड, एंगर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की वजह से पैदा हो रही हैं। लेकिन मामला सिर्फ इग्नोरेंस का नहीं। ये कहना कि दुनिया में सारी चीजें सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पहलू भी समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया, तो किसी इग्नोरेंस की वजह से नहीं गिराया। उनको बहुत कॉन्शियस डिसीजन उनका ये था, और उनको पता था कि इससे क्या होगा, क्योंकि कुछ वो राजनीतिक हित साधना चाहते थे अपने, इसलिए उन्होंने वो बम गिराया। तो ये कहना भी गलत होगा कि दुनिया में सारी परेशानियां, सफरिंग सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी खराब चीजें दुनिया में इग्नोरेंस की वजह से नहीं है, बल्कि लोगों के स्वार्थ की वजह से। राइट, तो वो समझना बेहद जरूरी है। रहा सवाल उत्सुकता का, तो निश्चित तौर पे उत्सुकता एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन एबिलिटी है, और यही कहीं ना कहीं बाकी प्राणियों से व्यक्तियों इंसानों को अलग करती है। राइट, उत्सुकता और क्रिएटिविटी, ये दो चीजें हैं जो सृजन का आधार है। विकास, आविष्कार, खोजों का आविष्कार आधार है। कार्ल मार्क्स एक बात कहते थे कि इंसान को अलग क्या चीज बनाती है? क्रिएटिविटी। राइट, अब जैसे अक्सर हम कहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट का अगर किसी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं भाई, पक्षियों को देखो, पक्षी कितने क्रिएटिव होते हैं, कितना बढ़िया नेस्ट बना देते हैं, छोटे छोटे ट्विग्स कलेक्ट करके एक इतना खूबसूरत नेस्ट बना देते हैं, तो वो भी तो क्रिएटिव है। कार्ल मार्क्स ने इस आर्ग्यूमेंट को एड्रेस करते हुए हमें बताया कि देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारे और प्राणी हैं जो बहुत क्रिएटिवली काम फंक्शन करते हैं। जैसे कि मकड़ी देखिए आप, जाला बनाती है, कितना इंट्रिकेट डिजाइन है जाला, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मकड़ी जाला एक ही तरीके से बनाती है। आज से 2000 साल पहले भी मकड़ी वैसे ही जाला बना रही थी जैसे आज बना रही है। पक्षी भी एक ही तरीके से घोंसला बनाते हैं। मतलब अलग अलग पक्षी अलग अलग हो सकता है बनाते हों, लेकिन जो पक्षी 2000 साल पहले जैसे घोंसला बना रहा था, आज भी वैसे ही बना रहा है। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद वो किसी और तरीके से घोंसला बनाए। तो उसमें रेपिटेटिवनेस है। लेकिन इंसान के अंदर क्या है? सृजनात्मकता है, यानी कि हर पल कुछ नया सृजन करने की क्षमता। ये है प्रगति का आधार। विपक्ष के वक्ता इस किस्म का आर्ग्यूमेंट हम आगे रख के देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तरी राउंड में डिबेट इस मुद्दे पर चली जाएगी कि विकास और प्रगति क्यूरियोसिटी की वजह से हो रही है, इग्नोरेंस की वजह से हो रही है। हाँ, तो उस पर बड़ा मजा आएगा, सवाल जवाब होंगे, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, काउंटर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अब काउंटर एग्जाम्पल देने के लिए पक्ष के वक्ता आके ये कहेंगे कि भाई आप क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हो, लेकिन क्यूरियोसिटी की मूल में भी तो इग्नोरेंस है। अगर आप अनभिज्ञता को स्वीकार ही ना करो तो क्यूरियोसिटी होगी ही नहीं। और वही सूरत हाल मॉडर्न यानी आधुनिक युग से पहले ऐसा ही होता था। हर चीज के लिए आपके पास एक जादुई और दैवीय व्याख्यान उपलब्ध था। बारिश क्यों होती है? देवता कराते हैं। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं आई ये जानने की कि बारिश कैसे हो रही है, बादल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग किस्म के बादल कैसे होते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। आपके अंदर ये उत्सुकता ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर छुपे हुए इग्नोरेंस को स्वीकारा ही नहीं। ये जादुई दुनिया का हाल था। लेकिन आधुनिक युग शुरू होते ही जादुई दुनिया, एन्चेंटेड वर्ल्ड, खत्म होता है। एक नई दुनिया शुरू होती है जहां हर चीज की स्क्रूटनी होनी शुरू होती है। तो लोगों ने स्वीकारा कि नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम बारिश कैसे हो रही है, मुझे नहीं मालूम बादल कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने इग्नोरेंस को स्वीकारा, तब उनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई।
तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे फिर पूरा डिबेट आपका प्रश्नोत्तरी राउंड में चलेगा। और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते भैया, मेरा दोनों टॉपिक पे एक सवाल था। जी। पहले टॉपिक पे जिसमें हम ये कह रहे हैं विषय पे कि दुनिया अनभिज्ञता का उत्पाद है, क्या उसमें ये सवाल दोनों साइड से ये सोचा जा सकता है कि जब दुनिया में अनभिज्ञता, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जैसे रिलीजियस सेंस में कहा जाता है या मेटाफिजिकल सेंस में, कि अगर जब दुनिया में अनभिज्ञता समाप्त हो जाएगी, अगर एक ऐसी स्थिति आए जहां पे हर किसी को या फिर किसी एक व्यक्ति को कोई इग्नोरेंस ही नहीं है, उसको सब चीजें पता है, तो वो उस सिनारियो में कर्मक रहेगा या अकर्मक हो जाएगा? और भैया दूसरे विषय पे सवाल अभी पूछ लूं या पहले बाद में पूछ लूं, पहले आप इसका जवाब दे देंगे? अब ठीक है, मैं पहले इसको एड्रेस कर लेता हूँ। जी। तो ये जो प्रश्न आप कह रहे हैं, ये खास तौर पे पक्ष के वक्ताओं की तरफ से आएगा। ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है, एक आर्ग्यूमेंट की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और पक्ष के वक्ता आके कह सकते हैं ये बात कि देखिए, अगर अनभिज्ञता समाप्त हो जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कर्मक हो जाएंगे सब, कुछ नया सृजित ही नहीं होगा। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, सब पता ही हो गया है, तो फिर नया सृजन करने की उत्सुकता ही कहीं से पैदा नहीं होगी। राइट? इस किस्म का आर्ग्यूमेंट वहां पर आप, जैसे मोक्ष की स्थिति प्राप्त होना, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त होना भी तो वही है कि आपको सब मालूम हो गया है, अब आपको निर्माण प्राप्त हो गया है, अब आप दुनिया की मोहमाया से, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से आप पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। इस परे की, इस दुनिया से परे की चीज आपको उपलब्ध हो गई है। तो कंप्लीट इनएक्शन, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता और कर्मण्यता की परे की चीज है वो मोक्ष। तो ऐसी स्थिति आपको वहां पर ऐसी स्थिति को आप प्राप्त हो सकते हैं इग्नोरेंस के एब्सेंस में। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर आर्ग्यूमेंट देना चाहें तो आप बिल्कुल ये आर्ग्यूमेंट पक्ष के वक्ता दे सकते हैं। विपक्ष के वक्ता इस आर्ग्यूमेंट से इंगेज कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि देखिए, इग्नोरेंस जो है अकर्मण्यता की स्थिति तो लाता ही है, क्योंकि इग्नोरेंस जो है बहुत ही खराब स्थिति है। वो आपको कॉन्शियसनेस से परे ले जाता है, जागरूकता से परे ले जाता है। मतलब वहां पर भी आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि इट लीड्स टू इनएक्शन। लेकिन विपक्ष के वक्ता कह रहे हैं कि इनएक्शन बहुत खराब चीज है। पक्ष के वक्ता एक स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इनएक्शन जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध बेसिकली वो कर रहे हैं कि इनएक्शन खराब चीज है। इनएक्शन की स्थिति आ जाएगी कंप्लीट अगर इग्नोरेंस नहीं होगा। और विपक्ष के वक्ता ये कह रहे हैं कि इनएक्शन तो ऑलरेडी है इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है कोई चीज, किसी चीज को लेके आप इग्नोरेंट है, तो उस दिशा में आप कुछ प्रयास ही नहीं करोगे। जैसे अगर आप अपनी क्षमताओं के बारे में इग्नोरेंट हैं तो आप कुछ करोगे ही नहीं। राइट? तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष के वक्ता इसको यूज कर सकते हैं। निश्चित तौर पे इसको यूज किया जा सकता है, इस किस्म के आर्ग्यूमेंट को। बट स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि फिर डिबेट थोड़ा अलग दिशा में चला जाता है। तो फिर आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। खास तौर पे स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस हैं, उनको तार्किक आधार पर एक तरीके से आपको उनको परिभाषित और स्थापित करना आना चाहिए। जैसे वेदांतिक फिलोसफी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, वेदांतिक फिलोसफी का एक मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि नए ज्ञान के सृजन के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत है कि आप ये माने कि भाई आपको नहीं पता बहुत सारी चीजें। वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके पीछे बहुत बहुत ही तार्किक आर्ग्यूमेंट है, कोई बहुत ही रिलीजियस आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। तो आप स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का जब इस्तेमाल करें अपनी स्पीच में, तो तार्किकता को बैक सीट में ना रखें। सिर्फ इसलिए वो बात सही नहीं है कि वेदों में लिखी गई है, वो बात इसलिए सही है कि वो वेदों में लिखी गई है और वो तार्किक है। तो उस तार्किकता को आप थोड़ा फोकस में रखिए। जी भैया, इसी से जुड़ा फिर मेरा दूसरे विषय पे
सवाल मतलब ये होगा कि जैसा आपने कहा कि लिखा गया है कि पहले अगर आपको कुछ नया जानना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ नहीं पता है। सो क्या ये सिमिलर आर्ग्यूमेंट तो फिर दूसरे विषय में भी यूज हो सकता है ये कहने के लिए कि न्याय कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपको सभी स्थिति सभी परिस्थितियों के बारे में नहीं पता है। और दूसरा सवाल भैया दूसरे विषय से मेरा ये है कि अगर पक्ष ये कह रहा है कि न्याय कभी नहीं हो सकता तो क्या विपक्ष ये सवाल पूछ सकता है कि अगर न्याय कभी नहीं हो सकता तो इस दुनिया में सभी चीजें अन्याय के बाद एक अन्याय करते हुए बढ़ रही है, चाहे वो नेचर हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षियों हो, या ईश्वर में अगर बिलीफ हो तो ईश्वर हो, या मनुष्य में बिलीव हो तो मनुष्य हो। क्या क्या हम एक सीरीज ऑफ इनजस्टिसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कभी भी हम न्याय नहीं कर रहे हैं? और अगर हम सीरीज ऑफ इनजस्टिस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, तो फिर हम प्रगति कैसे कर रहे हैं अगर हम अन्याय ही करते जा रहे हैं तो? तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। ये दरअसल ये जो आर्ग्यूमेंट है विपक्ष की तरफ से, ये तभी वैलिड होगा, हर सूरत में वैलिड नहीं होगा। ये तभी वैलिड होगा जब पक्ष के वक्ता एक वैल्यू लेडन वक्तव्य देंगे, यानी कुछ मूल्यों के आधार पर अगर अपना वक्तव्य पक्ष के वक्ता देते हैं तभी ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो भी एक वैल्यू के साथ पूछा जा रहा है। और वो वैल्यू क्या है कि जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अस्तित्व के लिए या समाज के लिए। अब अगर मान लीजिए पक्ष का वक्ता आके ये कहता है, यथार्थवादी नजरिए से अगर स्पीच दे रहा है और आके ये बोल रहा है कि देखिए जस्टिस वस्टिस कुछ होता ही नहीं है, जस्टिस एक प्राकृतिक सिद्धांत है ही नहीं, ये अप्राकृतिक चीज है, हमने अपने दिमाग से बनाई है। जैसे टॉमस हॉब्स ने कहा कि ट्रूथ इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो जस्टिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक फिक्शन है जिसका हमने सृजन किया है। तो न्याय और अन्याय कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आप इस लाइन को लेके आगे बढ़ेंगे पक्ष के वक्ता के तौर पर, तो आप किसी मूल्य के आधार पर स्पीच नहीं दे रहे, है ना। कम से कम न्याय के मूल्य के आधार पे आप स्पीच नहीं दे, फिर आपका आर्ग्यूमेंट सिंपली ये रहेगा कि न्याय कुछ होता ही नहीं, दुनिया जो चलती है वो कुछ प्राकृतिक नियमों से चलती है। और प्राकृतिक नियम क्या है? इंसान का स्वार्थी होना एक प्राकृतिक नियम है, इंसान का प्रैग्मेटिक होना इंसान का ईगोइस्टिक होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, शक्ति के लिए संघर्ष करना, शक्ति की चाह रखना, ये कुछ प्राकृतिक नियम हैं जो यथार्थवाद ने हमें दिए हैं इंसान के नेचर के बारे में और समाज जिस तरीके से काम करता है। अब विपक्ष के वक्ता फिर आके ये नहीं कह सकता कि क्या फिर दुनिया में अन्याय नहीं हो रहा है। तो पक्ष का वक्ता बोलेगा कि भाई अन्याय से मुझे मतलब ही नहीं है, अन्याय नहीं हो रहा है, ना न्याय हो रहा है ना अन्याय हो रहा है, ये प्राकृतिक नियम है, अच्छे बुरे से परे हैं ये प्राकृतिक नियम। लेकिन अगर पक्ष का वक्ता इस तरीके से वैल्यू फ्री स्पीच नहीं देता है तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं इसको विपक्ष की तरफ से एक और आर्ग्यूमेंट आपको बताऊं तो आप इस तरीके से विपक्ष वाले लोग कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉरल प्रोग्रेस हुई है, ये सारी चीजें, इसके बारे में क्या आपका कहना है। तो पक्ष के वक्ता इसको भी आर्ग्यूमेंट, अगर यथार्थवादी नजरिए से आप स्पीच दे रहे हैं तो पक्ष के वक्ता आके फिर हमें ये कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है मॉरल प्रोग्रेस के नाम पर जिन जो उदाहरण आप हमें दे रहे हैं, दासत्व का खत्म होना, महिलाओं को अधिकार मिलना, ये वो, महिलाओं को लिबर्टी राइट्स, ये सारी चीजें मिलना, तो उसमें भी यथार्थवादी लोग ये कहेंगे कि देखिए ये सब एक फिक्शन है, ये सब न्याय, ये सब इसलिए नहीं हुआ है कि कोई आपको न्याय देना चाहता है, ये सब इसलिए हुआ है कि कुछ लोगों का ये सब नए ये सब डेवलपमेंट से कुछ लोगों का हित सध रहा था। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो दासत्व की व्यवस्था इसलिए खत्म हुई, सामंतवाद की व्यवस्था इसलिए खत्म हुई क्योंकि जो नया पूंजीवादी वर्ग था
उसको बहुत सारे फ्री मजदूर चाहिए थे, इसलिए पूंजीवाद आया। और पूंजीवाद के आते ही राइट्स की बात होने लगी। राइट्स की बात इसलिए हुई क्योंकि अमीर लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए था, इसलिए उन्होंने राइट्स और लिबर्टीज की बात करनी शुरू की। महिलाओं को अधिकार इसलिए दिए गए। बड़ा बड़ा इसमें रिसर्च हुआ है आर्ग्यूमेंट में कि फेमिनिज्म का की शुरुआत क्यों होती है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेमिनिज्म दरअसल एक कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है। वो ये कहते हैं कि फेमिनिज्म इसलिए आया क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग चाहते थे कि ज्यादा महिलाएं भी वर्क फोर्स में आए, महिलाएं काम करें, ताकि ज्यादा वर्कर्स उपलब्ध हों। राइट। महिलाओं और साथ ही साथ महिलाओं को स्वतंत्रता इसलिए दी गई ताकि उनको मार्केट में महिलाओं की खूबसूरती को, महिलाओं की बॉडी को कोमोडिफाई किया जा सके। तो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से कैपिटलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है। तो जो चीज हमें जस्टिस दिख रही है, यथार्थवादी लोग बोलेंगे कि वो जस्टिस नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का स्वार्थ था। तो पक्ष के वक्ता उस तरीके से रिफ्यूट कर सकते हैं विपक्ष के आर्ग्यूमेंट को। पर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई वैल्यू लेडन स्पीच दे रहा है या वैल्यू फ्री स्पीच दे रहा है। अगर वैल्यू लेडन स्पीच दे रहा है तो कौन सी वैल्यू को केंद्र में रख के वो व्यक्ति स्पीच दे रहा है, उसी हिसाब से फिर अपना रिस्पॉन्स आप तैयार करिए। जी, कोई और थैंक यू भैया। प्रश्न? हाँ, जी किसी के पास इसी प्रकार का अन्य प्रश्न? भैया एक टेक्निकल सवाल है मेरा, फिर जी मतलब जी एजुकेटर जी पर्सपेक्टिव से। अगर पक्ष नॉन वैल्यू मतलब ड्रिवन डिबेट कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं कि न्याय अन्याय कुछ नहीं होता है, ऐसे में विपक्ष अगर एक वैल्यू ड्रिवन डिबेट करने की कोशिश करे, या फिर विपक्ष अगर पक्ष ये आके कही दे कि मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि न्याय अन्याय जैसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में तो विपक्ष को ये कहना पड़ेगा सबसे पहली बात कि न्याय न्याय जैसा होता है, एंड देन उसको फिर न्याय न्याय के साथ कोई ना कोई वैल्यू तो अटैच करना पड़ेगा। वरना फिर विपक्ष ऐसे केस में क्या काउंटर केस चला सकता है जहां पे पक्ष ये कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं कि न्याय न्याय जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है भैया कि अगर पक्ष जैसे वैल्यू ड्रिवन भी डिबेट कर रहा है, लेकिन वो उसने कभी भी डिबेट का प्रीमाइस ये सेट नहीं किया कि इसमें ईश्वर का आर्गुमेंट नहीं आ सकता है, तो क्या विपक्ष ये कह सकता है कि पक्ष क्या ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर भी कभी न्याय नहीं कर सकता? इन दोनों चीजों पे अगर जब डिबेट होने लग जाए तो विपक्ष क्या कर सकता है, और एक एग्रीगेटर को कैसे इस डिबेट को जज करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो अगर पक्ष के वक्ता आकर वैल्यू लेडन स्पीच नहीं कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं मानता ही नहीं न्याय के सिद्धांत में और न्याय का सिद्धांत कुछ होता ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप जो आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन नेचर के बारे में, और आपको कुछ प्राकृतिक नियम बताए जा रहे हैं यथार्थवाद के, और फिर ये बताया जा रहा है कि भाई इन्हीं प्राकृतिक नियमों के आधार पर दुनिया चलती है, तो पहला काम तो विपक्ष आके क्या करेगा कि इन सारी चीजों को रिफ्यूट करेगा। पहले आते ही आपने कोई ऑल्टरनेट या काउंटर वैल्यू आपने स्टेब्लिश नहीं करनी है। पहले ये सारी चीजें, ये अजम्पशंस पहले आपने चैलेंज करनी है कि जिन नियमों को आप प्राकृतिक बता रहे हैं वो दरअसल प्राकृतिक है ही नहीं। आप ह्यूमन नेचर को सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक बता रहे हो, लेकिन ह्यूमन नेचर पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे फिलोसोफर ने बहुत कुछ कहा है। तो आप वो सारा आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये साबित करें तार्किक स्तर पर, वैल्यू के स्तर पर नहीं, तार्किक स्तर पर कोऑपरेटिव प्राणी भी है, सहयोग प्राणी भी है, कंपैशन लव की क्षमता भी उसके अंदर है। तो पहला हिस्सा तो विपक्ष की स्पीच का इस लेवल पर चलेगा। दूसरा हिस्सा, उसमें आप एक काउंटर प्रिमाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप एक
वहां पर एक वैल्यू, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन ए वैल्यू, वहां पे एक वैल्यू आप निश्चित तौर पे स्टेब्लिश कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जस्टिस दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और जस्टिस हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को शांतिपूर्ण स्थायित्वपूर्ण रखने के लिए बहुत जरूरी एक तरीके से कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो वहां पे आप वैल्यू लेडेन स्पीच ले आओगे। लेकिन अब इस वैल्यू को स्थापित करने के लिए भी आप दो लेवल पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। एक तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल लेवल पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, जस्टिस बहुत जरूरी चीज है, होना ही चाहिए, क्योंकि इट्स ए राइट थिंग टू डू, इट फील्स राइट कि जस्टिस होना चाहिए समाज में। एक तो इस किस्म का आर्ग्यूमेंट हुआ। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, या यूं कहूं कि आप ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो कि जस्टिस इज ए नेचुरल प्रिंसिपल। एक तरीका तो ये है उस वैल्यू को स्टैब्लिश करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप आके ये बोलें कि नहीं, जस्टिस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू, नॉट ओनली, not because it is a natural concept or not because it feels right, but it is the real pragmatic thing to do। यानी जस्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि जस्टिस से में ही सही प्रैग्मेटिक हित समाज का छुपा हुआ है। क्योंकि रियलिज्म सिर्फ हित की बात करता है, इंटरेस्ट की बात करता है। तो विपक्ष भी हित के स्तर पर आर्ग्यूमेंट दे सकता है, राइट। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि आप पक्ष के फ्रेमवर्क में ही पक्ष को एक तरीके से डिफीट कर रहे हो। वो बोलेगा कि भाई, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल लो, तो सबका हित इस बात में है कि सब थोड़ा थोड़ा विकास करें, ना कि इस बात में कि सब आपस में लड़ते रहें। तो कोऑपरेशन इज ए प्रेगमेटिक थिंग टू डू। कोऑपरेशन, शांति और स्थायित्व एक प्रेगमेटिक चीज है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बेहतर तरीका पहला वाला है। हालांकि दूसरा वाला तरीका भी अपनाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है, स्थापित कर सकता है विपक्ष, और ये पूरी स्वतंत्रता है विपक्ष के पास ये स्थापित करने की, कि न्याय एक प्राकृतिक अवधारणा है, एक प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, इस प्रकार का काउंटर प्रीमाइस भी विपक्ष दे सकता है, लेकिन ये आना चाहिए दूसरे हिस्से में। विपक्ष की दूसरे हिस्से, मतलब पहले ही वक्ता के वक्तव्य के दूसरे हिस्से में आना चाहिए। पहले आपको पक्ष के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करना होगा, तभी आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें। तो ज्यादा एफिशिएंट तरीका है डिमोलिश करने का पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स को। जी, थैंक यू भैया। और कोई सवाल किसी का? जी भैया, मेरा ये सवाल है कि जैसे इन विषयों पे या फिर कोई और विषय आता है भैया, जिसमें अगर हमारे पास एक प्रीमाइस दिया जाता है, जैसे यहाँ पे जस्टिस का प्रीमाइस है, तो हम इसको रिफ्यूट करते हैं कि जस्टिस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भैया, एक जज के पर्सपेक्टिव से अगर हम उस चीज को देखें, तो वो एक नहीं लगता है कि हमने डिबेट के प्रीमाइस को ही एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया है? उसके बाद हम उस पर कैसे डिबेट कर सकते हैं कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है? अगर समाज में जस्टिस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम ये कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं कि जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे कि अगर सपोज एक कुछ भी, अगर जैसे अगर समाज में गाड़ी ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं, आप यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रीमाइस को, आप यहाँ ये कह रहे हैं कि जस्टिस होता नहीं है, क्योंकि जस्टिस होता ही नहीं है। बट रियलिज्म, आप जब रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसको आप जस्टिस कह रहे हैं वो जस्टिस नहीं, वो जस्टिस जस्टिस की एक तरीके से अपीयरेंस है। या जिसको आप जस्टिस कह रहे हैं वो जस्टिस नहीं है, वो कुछ और है। यानी ये मान के चल रहे हैं हम कि जस्टिस जैसी किसी चीज की बात यहां पर हो रही है। रियलिज्म ये बोलेगा कि जस्टिस जैसी कोई चीज समाज को नहीं चलाती है, जिसको आदर्शवादी लोग जस्टिस कहते हैं। कोई और चीजें समाज को चला रही हैं। तो
ये बात आपकी सही है कि जिस चीज को आप नकार रहे हो फिर उस पर डिबेट कैसे कर रहे हो, लेकिन जब मैं उस चीज को नकार रहा हूँ रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं मेरे एक रेफरेंस पॉइंट उस वक्तव्य में है किसी चीज का। क्या है वो चीज? जस्टिस जैसी कोई चीज है, वही रेफरेंस पॉइंट है। रियलिज्म कहेगा कि जस्टिस जैसी जो चीज है वो दरअसल कुछ और है। विपक्ष वाले वक्ता कहेंगे कि नहीं, वो जस्टिस है। राइट? तो उस हिसाब पे वो डिबेट हो रहा है। तो अ, वो प्रिमाइस को नेग्लेक्ट करना नहीं हुआ। प्रिमाइस को नेग्लेक्ट करना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट वहां पर है। जस्टिस जैसी किसी चीज की बात वहां पर हो रही है। लेकिन विपक्ष वाले जिसको जस्टिस कह रहे हैं, यथार्थवादी उसको कह रहे हैं कि वो जस्टिस है ही नहीं, क्योंकि जस्टिस जैसी कोई चीज इंपीरिकली तो हमें नहीं दिखती। राइट? ठीक है, धन्यवाद भैया। रियलिज्म का जो मानना है कि सत्य क्या है, सत्य वो है जो हम देख सकते हैं इंपीरिकली, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर, जिसको हम साबित कर सकते हैं, जिसके लिए एविडेंस दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं, वही सत्य है। अब इंसान स्वार्थी है, हिंसात्मक है, इसके लिए हम बहुत सारे इंपेरिकल एविडेंसेस दे सकते हैं, ऐसा रियलिज्म हमें बताएगा। जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस जैसी कोई चीज कभी हुई ही नहीं। ये एक आदर्श है, एक कल्पना मात्र है जो बड़े बड़े विचारकों ने कहा। किसी ने कहा कि ऐसा होगा, मार्क्स ने कहा कि ऐसा समाज होगा, गांधी ने कहा कि ऐसा समाज होगा, नॉन वायलेंट, ट्रूथफुल, ये सब सारी चीजें। लेकिन वो एम्पिरिकली कहीं दिखता नहीं है, इसलिए हम उसको सत्य नहीं मानेंगे, पक्ष के वक्ता ये कहेंगे। विपक्ष के बाद बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आप इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए पहले चैलेंज करो। इस बात को चैलेंज कर लो कि इंसान स्वार्थी प्राणी है, इस बात का एम्पिरिकल एविडेंस है, तो इस बात का भी एम्पिरिकल एविडेंस है कि इंसान बिना स्वार्थ, स्वार्थ से परे जाकर भी बहुत सारे काम करता है इंसान। कई बार आप किसी की मदद करते हो बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, ऐसे भी उदाहरण है दुनिया में। तो आपने इस लेवल पर उसको चैलेंज करना है। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा रहेगा जस्टिस जैसी किसी चीज को लेकर। ये बात सही है कि रियलिज्म उस हिसाब से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को नकार देगा, या जस्टिस नकारता भी नहीं है रियलिज्म। दरअसल रियलिज्म ये कहता है कि जस्टिस को आप टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रियल जो उद्देश्य है वो जस्टिस नहीं बल्कि अपना हित साधना है। तो जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जस्टिस, ह्यूमन राइट, ये सब क्या है? ये सब हैं टूल्स। तो ऐसा नहीं जस्टिस है नहीं, है जस्टिस, ह्यूमन राइट की बात भी है, लेकिन वो क्या है? वो टूल्स मात्र है। रियल उद्देश्य क्या? अपने प्रैग्मेटिक हित को सुनिश्चित करना। तो जस्टिस होता नहीं है इसलिए कभी भी, क्योंकि वो टूल है, वो एक मीन्स है टू अचीव सम अदर एंड्स। जी, और किसी भैया का कोई मेरा सवाल? या हाँ जी। मेरा प्रश्न है भैया कि आपने जैसे कहा कि कई बार व्यक्ति सेल्फिशनेस से हटके हेल्प करने को, जिससे उनका स्वार्थ ना निहित हो। लेकिन क्या मतलब हेल्प करना खुद ही एक तरीके से अपने आप को ईगो ड्रिवन नहीं होता है, या मतलब उसके पीछे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, या फील गुड, या इवन बेसिक लेवल पे देखें तो फील गुड करने के लिए भी लोग दूसरे की हेल्प करते हैं। तो क्या वो अपने आप में उसके अंतर्निहित नहीं है कि स्वार्थ है उसके अंदर भी, कि वो अगर हेल्प भी कर रहा है तो या तो ईगो ड्रिवन है या तो एकदम फील गुड करने के लिए है। तो क्या वो वास्तविक में हेल्प है या परोपकारिता का रूप है जिससे वो दूसरों की मदद कर रहा है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, और विचारकों ने, दार्शनिकों ने बड़ी बहस इस पर की, और उसका निष्कर्ष ये कई लोगों ने निकाला कि देखिए, अगर आपके मोटिवेशन सही नहीं,
तो कितना एक्ट कितना ही अच्छा हो, आपका कार्य कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसके पीछे मोटिवेशन सही नहीं है तो नैतिक कार्य नहीं होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने मदद की, लेकिन मन में ये चल रहा है कि यार मजा आ गया, आज तो मैंने मदद की किसी की, इंस्टाग्राम रील बना लिया, नीचे कैप्शन डाल दिया फीलिंग ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, राइट। तो वो एक नैतिक कार्य नहीं होगा। एक बड़ी परंपरा नैत मॉरल फिलोसफी में ऐसी रही जिसने यही आर्ग्यूमेंट कहा जो आप कह रहे हैं, कि सही मायने में कोई कार्य नैतिक तब है जब आप वो कर जाओ और आपको पता भी ना लगे कि आपने अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आप वैसे ही हो। तो एक होता है डूइंग गुड, अच्छा करना, और एक होता है बीइंग गुड, कि आप अच्छे हो ही। मॉरल फिलॉसफी की दुनिया में इसको कहा गया वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स, तो वर्च्यू एथिक्स जो परंपरा है वो नैतिकता को इस दृष्टिकोण से देखती है कि अच्छाई जो है वो आपके करेक्टर का, आपके स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए। अच्छाई को आपके एक्शंस में नहीं देखना चाहिए कि आ, आपका एक्शन 1 अच्छा था, एक्शन 2 बुरा था, इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है। अगर व्यक्ति आप अच्छे ही हो जाएंगे तो फिर आप अच्छा ही करेंगे, बिना इस बात की कॉन्शियसनेस के कि आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे हो ही। तो डूइंग गुड और बीइंग गुड में यही अंतर है ना। तो वो एक अंतर है। तो जो आपने सवाल उठाया है उस सवाल का समाधान करने के लिए वर्च्यू एथिक ट्रेडिशन के जो विचारक रहे, जिसकी शुरुआत होती है एरिस्टोटल से, और आधुनिक युग में कई विचारक, मार्था नूसबॉम जैसे, और गांधी को कई हिसाब से मतलब एक लेवल तक आप ले सकते हैं। उस परंपरा में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना है तो वर्च्यू एथिक्स के ट्रेडिशन में, कि आप, गांधी यही तो कहते थे कि हमें सिर्फ स्वतंत्रता नहीं चाहिए, सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लोगों के स्वभाव में, लोगों के चरित्र में सुधार हो। इसलिए बहुत आलोचना होती है गांधी की चौरा चौरी में, जब 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चला। जैसा कई लोग मानते हैं कि देश आजाद होने ही वाला था, लेकिन गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी ने उसके पीछे एक बड़ा फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दिया था कि मान लीजिए आप आजाद हो भी जाते हो, अभी जो मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को लेके आप अंग्रेजों को यहां से भगा देते हो, लेकिन अगर आप ऐसे हिंसा करके देश आजाद करवाओगे तो फिर आप कैसा देश बनाओगे? जो नया देश बनेगा वो ऐसे लोगों का समूह होगा जो हिंसक हैं। तो क्या करोगे आजादी लेके ऐसे? ये बड़ा फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट था, और ये बात कई मायनों में सही भी है। तो इसलिए गांधी का बड़ा जोर था कि लोगों के चरित्र को ट्रांसफॉर्म किया जाए, कि लोग कॉन्शियसली अच्छा ना करें पर अच्छे हो ही जाएं। तो वर्च्यू एथिक ट्रेडिशन आपके इस सवाल का एक तरीके से जवाब देता है इस तरीके से। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि उससे आप डिसएग्री भी कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक कोशिश है वर्च्यू एथिक ट्रेडिशंस की इस समस्या से निजात पाने की जो आप उजागर कर रहे हैं। जी भैया, इसी पे मतलब एक और सवाल है कि जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्सर ये कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो क्या ये वास्तविक में ये मनुष्य की प्रकृति है? और अगर ये प्रवृत्ति नहीं है मनुष्य की, सेल्फिशनेस उसके कोर में है, तो किस एक्सटेंड तक नेकी कर और दरिया डाल वाली स्थिति को वो मतलब अपने साथ लेके चल सकता है? या आपने जो बोला कि डूइंग गुड और बीइंग गुड, तो वो बीइंग गुड क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड है, उसका एक नेचर, वो एक तरीके से नेचुरल एक ट्रेड्स नहीं है, तो वो किस एक्सटेंड तक वो मतलब वो उसको कैरी ऑन कर सकता है? अब दूसरा इसमें, इसी पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। दूसरा वो गांधी जी वाला आपने जो बोला कि क्या हम जैसे जो मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है, तो शोषणकर्ता को हटाने के लिए भी अगर आप अहिंसा के लिए अहिंसा का वेट करेंगे, स्टिल वो नहीं मानता है,
तो क्या हमें अपना शोषण सहते रहना चाहिए टू द एक्सटेंट कि जब तक वो अहिंसा में ना परिवर्तित हो जाए, या फिर हमें हिंसा का साथ लेना चाहिए क्योंकि आप एक तरीके से सभ्य समाज या दूसरा अच्छा अपने लिए स्थिति लाना चाहते हैं? तो ये जो एक तरीके से फिलोसफिकल या मतलब एक तरीके से डिलेमा है, उसमें हम कैसे डील कर सकते हैं? जो क्या पहला सोच? सवाल है आपका, हम जी, एक बार थोड़ा आप बताएं, पहला सवाल किस बारे में था? पहला सवाल भैया इस पे था कि अगर आपका कोर जो है अच्छा, वो हाँ, सेल्फ। कोर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो कोर जो है, अगर वही वाली बात है कि यहाँ पे जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये कोई कोई भी आर्ग्यूमेंट स्थापित नहीं है। ये अलग अलग ट्रेडिशंस के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और कोई भी आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली ट्रूथफुल, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। अब जैसे अगर आप यथार्थवादी अगर ये कहें आके कि कोर इंसान का स्वार्थी ही है, तो इंपीरिकल ग्राउंड पे भी इस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, राइट? रियलिस्ट कहते हैं कि फिक्स्ड है ह्यूमन नेचर, तो इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है। तो दूसरी तरफ के जो विचारक है वो ये कहते हैं कि देखिए, इंसान का जो स्वभाव है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश में रहता है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसका समाज कैसा है, उसकी राजनीति कैसी है, जिस राजनीति में वो रहता है। तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छी परवरिश दी जाए, राजनीतिक माहौल शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण समाज हो, सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो आप तुलनात्मक रूप से एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं, और उस समाज में लोग तुलनात्मक रूप से शांति प्रिय होंगे, या लेस कॉन्फ्लिक्चुअल होंगे, लेस वायलेंट होंगे। नर्चर वाले ये कहते हैं, है ना? तो कुछ भी ह्यूमन नेचर, जब भी इस तरीके का डिबेट आए, तो आप सीधे सीधे ये कहिए कि देखिए, ह्यूमन नेचर के बारे में इतना फिक्स्ड विचार रखना बहुत ही गलत है। ह्यूमन नेचर सिर्फ स्वार्थी नहीं है, कोऑपरेटिव भी है। इस विषय में एक बड़ा ही रेटोरिक सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। गांधी से एक बार एक जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई, आप ट्रूथफुलनेस की बात करते हो, नॉन वायलेंस की बात करते हो, लेकिन है कहाँ नॉन वायलेंस? हर जगह तो झूठ है, चीटिंग है, बिट्रेयल है, वायलेंस हो रही है। तो ये सब आइडियल नहीं है क्या? ये यूटोपियन विजन लेके नहीं चल रहे हो क्या आप? क्या ये संभव है, ट्रूथफुलनेस और नॉन वायलेंस, जिसकी आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो? तो गांधी ने कहा कि देखिए, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और न्यूज़पेपर में सारी घटनाएं आप पढ़ते हो कि कहीं रेप हो रहा है, कहीं वायलेंस हो रही है, कहीं क्राइम हो रहा है, राइट? कभी आपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ी कि दो भाई 10 साल से शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? क्या इस प्रकार की न्यूज कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी? तो जर्नलिस्ट ने कहा, नहीं, इस तरीके की न्यूज हमने नहीं पढ़ी। तो गांधी जी ने कहा, प्रिसाइसली माई पॉइंट। न्यूज कोई चीज कब बनती है? कौन सी चीज न्यूज बनती है? जो अपवाद है। तो वायलेंस, बिट्रेयल, ये सब अपवाद है। लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, एक नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर है, तभी समाज चल रहा है। और काफी हद तक ये बात सही भी है। आप अपने पीजी, अपने फ्लैट से कॉलेज आते हैं, तो एक जनरल सेंस ऑफ ट्रस्ट तो आपको है ही। आपको मालूम है कि भाई, नहीं, कहीं आपके ऊपर गोली नहीं चलने वाली है, कोई पीछे से आपके ऊपर चाकू से अटैक करने वाला नहीं है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है कि ट्रस्ट, केयर, कोऑपरेशन से ही दुनिया आगे चल रही है। ये कहना कि कंप्लीटली स्वार्थ से ही चल रही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो विपक्ष वाले इस तरीके के आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपीरिकली रिफ्यूट करने करने के लिए पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स को, या रियलिस्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है उसको, राइट? तो ये तो बात हुई पहले सवाल की। दूसरा सवाल आपने पूछा था गांधी के बारे में। हाँ, ठीक है। तो ये तो काफी मतलब एक हिस्टोरिकल उसमें चले जाएंगे हम, लेकिन एक जनरल, एक अगर मुझे रिस्पॉन्स देना हो आपके आर्ग्यूमेंट का, कि अगर आपका ओपोनेंट, आपका शोषक
लगातार आपके साथ हिंसा कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? आपके असहयोग नॉन वायलेंट प्रतिक्रिया के बावजूद अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो आप क्या करें? तो अगेन गांधी जी का कहना यही था कि देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं हिंसा, और हिंसा अब करते ही हैं लोग, लेकिन उससे जो परिणाम आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। हिंसा से आप आजादी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन वो आजादी कंप्लीट आजादी नहीं होगी, ये उनका कहना था। क्यों? क्योंकि हिंसा के साथ सबसे बड़ी जो इनहेरेंट अंतर्निहित समस्या है वो ये है कि हिंसा एक नेवर एंडिंग साइकिल शुरू कर देती है। कौन सा साइकिल? हिंसा, फिर प्रतिहिंसा, फिर प्रतिहिंसा की प्रतिहिंसा, और ये साइकिल चलता रहता है। और ये बात काफी हद तक सही भी है। हम नॉन वायलेंस अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये बात तो एम्पिरिकली हम साबित कर ही सकते हैं कि वायलेंस लीड्स टू ए नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस एंड देयर ऑन। इसलिए हिंसा के साथ समस्या है। क्या हम कंप्लीटली नॉन वायलेंट समाज क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगेन ये बड़ा सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल है, और इस पे बात की ही जा सकती है विस्तार से। जी, और कोई सवाल है? अदरवाइज वी कैन, आई थिंक। भैया जैसा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है कि अगर हम रियलिस्टिकली देखें, अगर आसपास के एग्जांपल्स देखें, तो उनका कहना है कि जस्टिस बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन भैया कुछ अगर हम बहुत माइक्रो लेवल्स पे चीजें देखें, तो क्या वहां पे जस्टिस नहीं होता? जैसे अगर हम प्रकृति को कुछ नुकसान करते हैं तो उसके बाद हमें एक आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या वो एक एक्शन रिएक्शन भी एक जस्टिस का रूप नहीं होता है भैया? अब वो तो फिर मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल लॉजिक आ गई, रीजनिंग आ गई उसमें। जैसे कि कर्मा थ्योरी आप एक तरीके से इस्तेमाल वहां पर कर रहे हो, तो मतलब वो आर्ग्यूमेंट यूज आप कर सकते हो, लेकिन फिर तार्किक आधार पर उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना? तो उसको आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर आप नेचर के साथ गड़बड़ करोगे तो ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है ना। जो कुछ हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, कोई स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कोई ऐसा नहीं कोई भगवान सजा दे रहा है हमें, ये कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना? क्योंकि अगर आप ये कह दो कि भगवान सजा दे रहा है तो उस बात को फिर आपको लॉजिकली जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सिंपली कह सकते हैं कि हर एक्शन का एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस या कॉजल कॉन्सिक्वेंस तो होता ही है। एक्शन लीड्स टू सम अदर कॉन्सिक्वेंस, मतलब आप सिंपली ये कह सकते हैं एक्शंस ऑलवेज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो छेड़छाड़ करोगे तो लॉजिकली कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, और वही हो रहे हैं। आपने कार्बन इमिशन किया, ग्लोबल वार्मिंग इज ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कार्बन इमिशन। तो उसमें कोई ईश्वरीय लॉजिक रीजनिंग देने की आपको उसमें जरूरत ही नहीं है, आप तार्किक स्तर पर वो बात साबित कर सकते हो। भैया यही कहना है कि क्या वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है, क्या वो भी तो एक जस्टिस ही है ना, एक तरीके का? जस्टिस? कैसे वो जस्टिस है? भैया अगर जस्टिस एग्जाम्पल मतलब जैसे अगर हमने कुछ किया है, अगर उसका एक एक वेरीफाइड मतलब जो रिएक्शन मिल रहा है, जो कि एक्चुअली मिलना चाहिए था, वही तो जस्टिस होता है ना भैया, नॉर्मली अगर हम देखें तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका जो एक बेसिक रिएक्शन जो उसे मिलना चाहिए था, वही तो काइंड ऑफ जस्टिस हो सकता है एक तरीके से। नहीं, देखिए, जब जस्टिस की बात होती है ना, तो हम ये मान के चलते हैं, जो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको हम एक तरीके से अज्यूम करके चलते हैं जब जस्टिस की बात होती है। तो जैसे अब इस टॉपिक में निश्चित तौर पे अब जस्टिस को आप कई मायनों में डिफाइन कर सकते हो। जस्टिस इक्वालिटी भी है। जस्टिस जैसा आप कह रहे हैं, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, वो भी जस्टिस है।
और लिबर्टी भी जस्टिस है, फ्रीडम भी जस्टिस है, फेयरनेस जस्टिस है। ये सारे क्या है, अलग अलग कंसेप्शन, अलग अलग अवधारणाएं हैं जस्टिस की। लेकिन जो कॉमन फीचर है इन सारी अवधारणाओं में वो क्या है, वो ये है कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज आप अज्यूम करके चलते हैं जैसे आप न्याय के कॉन्सेप्ट को इन्वोक करते हैं। तो इस सेंस में तो जस्टिस आप नेगेटिव सेंस में तो इस्तेमाल नहीं करोगे कि अगर मान लीजिए कोई आपके साथ खराब कॉन्सिक्वेंस आपके साथ हो रहा है, या यूं कहें कि अम, आप पनिशमेंट की बात जरूर कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। वो निश्चित तौर पे जस्टिस, जब आप जस्टिस पे चर्चा करेंगे तो वो विषय जस्टिस के परव्यू में डेफिनेटली आएगा। बट अगेन, जब आप पनिश किसी को कर रहे हैं तो पनिश भी तो आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एक सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज आप अज्यूम करके चल रहे हैं, और उन सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज को जब किसी ने वायलेट किया उसके लिए फिर आपने कुछ एक तरीके से नियम कानून बनाए कि देखिए भाई, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको इतने साल की सजा होगी। यही तो जस्टिस का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो यही है जस्टिस का। बट अगेन, इसमें पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की इनहेरेंट वैल्यू है, उसको वायलेट नहीं करना है, ये आप मान के चलते हैं। तो जस्टिस की जब भी बात होगी तो आप इनहेरेंट पॉजिटिव वैल्यूज कुछ हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, उनको अज्यूम करके चलते हैं। राइट। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? अदरवाइज जी आई भैया। थिंक वी कैन। हाँ जी, बताइए। जी भैया, अब हम सत्र के अंतिम सत्र, किसी के पास शायद कोई प्रश्न नहीं है तो हम अब सत्र का समापन करते हैं। समापन करने से पहले भैया, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबके साथ जुड़े और आपने दोनों विषयों के विभिन्न पहलुओं को हम लोग को समझाया। ना मात्र उन दोनों विषयों के पहलुओं को समझाया, बल्कि हमें न्याय और अनभिज्ञता जैसे शब्द जो शायद बहुत लोगों के लिए नए हैं, और जो हिंदी से नहीं जुड़े हुए हैं या शुद्ध हिंदी से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत नए हैं। इन दोनों के बहुत विभिन्न पहलुओं को हम सबके सामने रखा, और कैसे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिबेट हो सकती है, डिबेट के क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, उनको भी हमको समझाने का प्रयास किया। और मैं खुद एक, क्योंकि मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है और जस्टिस में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला। इवन मुझे अपने जूरिस्प्रूडेंस के उस फर्स्ट लाइंस की याद आ गई जब कहा गया था कि नेचर का किया हुआ हर कार्य जस्टिस है। उन सब के कारण मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, सबको जानने को मिला होगा। इसलिए डिक्टम समिति, डिक्टम तर्क वितर्क समिति तथा डिक्टम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबके साथ दिया और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम भी आपके साथ हमेशा जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे और आपके सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। इसके साथ हम सत्र का समापन करते हैं भैया। और बस आप अपना कैमरा खोल दीजिए और सभी अपना कैमरा खोल दीजिए कि हम एक स्क्रीनशॉट ले पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग पार्टिसिपेट करिए डिबेट में अच्छे से। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, जो खास तौर पे जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत मजा आपको बहुत मजा आपको आने वाला है। तो आप लगातार जो है मोटिवेटेड रहिए डिबेट करने के लिए। जी भैया, फोटो ले लिया गया। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत सारे धन्यवाद। इसी के साथ हम सत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद और सभी धन्यवाद को। सभी को, सभी जुड़ने वाले प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।